फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है कोरोना सेकेंड वेव, लॉकडाउन, कोरोना वैक्सीन, न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना, सिम्टम्स ऑफ कोरोना, कोविड-19। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं डिटेल्स। होपफुली इससे कुछ और इंसाइट मिलेगी और पता चलेगा कैसे इससे बचने क्या तरीका है। मेरे हिसाब से तो कोई तरीका है नहीं एक्सेप्ट कि घर में रहो, लॉकडाउन खुद ही अपने आप फॉलो करो, अपने ऊपर लॉकडाउन करो। गवर्नमेंट के करने की जगह आप अपने ऊपर लॉकडाउन करो। अगर हमने अपने ऊपर लॉकडाउन पहले से ही किया होता तो ये शायद नौबत ही ना आती। मुझे तो बहुत ही गिल्ट फील होता है। हम भी यहाँ पे यूएस में भी थोड़े थोड़े ढीले हो गए थे और अभी तो हमारे को तो ये डर लग रहा है कि यहाँ पे भी जो है सिचुएशन ऐसी खराब ना हो जाए, क्योंकि अगर आप बाहर जाओ तो लोग मास्क पहन के नहीं जा रहे, बिना मास्क के होते हैं। हम तो देख के हैरान हो जाते हैं कि कहीं भी जाओ पार्क में, कहीं तो मास्क नहीं पहन रहे। तो वही ना, वो सिचुएशन हो रही है कि लोगों ने अपने ऊपर लॉकडाउन खुद इम्पोज नहीं किया, वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट करेगी तो फॉलो करेंगे। तो इतना तो नहीं, तो खुद को भी थोड़ा समझदारी जो है वो यूज करनी चाहिए कि हर बारी गवर्नमेंट के ना सोच के आप अपना ही जो है भला या बुरा कर रहे हो, डिसीजन जिस हिसाब से ले रहे हो। तो चलो फ्रेंड्स, इमोशनल हो गई, फिर ज्यादा बोल दिया। पर एनीवे, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। देखिए, कोरोना दिन पर दिन अपना एकदम भयानक रूप लेते जा रहा है और ये जो सेकेंड वेव आया है कोरोना का, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बारे में समझते हैं कि इसका पीक कब आएगा और ये वाला जो ग्राफ है ये कब नीचे जाएगा। देखिए, बीमारियों को कई स्टेज में बांटा जाता है। एक तो नॉर्मल बीमारी हो जाती है, एक होता है इंडेमिक। इंडेमिक वैसे बीमारियों को कहते हैं जो लगभग हर देश में पाए जाते हैं और ये अचानक आते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा लोगों की जान नहीं लेते हैं और फैलते बहुत तेजी से हैं। जैसे हम लोग के यहाँ मलेरिया मच्छर से बहुत तेजी से फैलता है, चेचक बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन बहुत लोगों का ये जान नहीं लेता है, कुछ लोग का ही ले लेता है जान। तो ये इंडेमिक में आता है। इसके बाद खतरनाक रूप लेता है आपका इपिडेमिक। इपिडेमिक एक बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारियों को कहते हैं, लेकिन ये कुछ खास एरिया में ही फैलते हैं। एक ही देश तक रह जाएंगे या एक से दो देश में, पूरी दुनिया में ये प्रभाव नहीं डालेंगे। जैसे स्पेन में आज से 100 साल पहले फैला था, स्पेनिश फ्लू फैला था। आप अगर छोटे पैमाने पे देखेंगे तो बिहार में एक चमकी बुखार आता है, मुजफ्फरपुर तक के एरिया वाले में, तो एक छोटे रूप में होता है, लेकिन वो चमकी बुखार को आप इपिडेमिक में नहीं डालेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा एरिया को डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन जैसे स्पेनिश फ्लू आ जाएगा इपिडेमिक में। और अगर कोई बीमारी पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले ली है तो उसे कहते हैं पेंडेमिक। तो अभी कोरोना जो है वो पूरी तरह से पेंडेमिक रूप लिया है, पूरी तरह से पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले रखा। आज से 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू आया था, हम लोगों ने उससे कुछ भी नहीं सीख लिया है। इतिहास से हमने यही सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ भी नहीं सीखता है। स्पेनिश फ्लू के भी 3 फेजेस थे। स्टेज 1 मतलब जो उसका फेज, एक वेव 1 आया था, सेकेंड वेव, थर्ड वेव। तो हम लोग भी कोरोना को ये सीखना चाहिए था कि स्पेनिश फ्लू का जो सेकेंड वेव था वही सबसे ज्यादा खतरनाक था और फिर 100 साल बाद यही हुआ। जो आज के वक्त में कोरोना है, इसका फर्स्ट वेव उतना खतरनाक नहीं था जितना कि सेकेंड वेव खतरनाक है। और अगर आप स्पेनिश फ्लू को देखेंगे तो उसका थर्ड वेव सबसे कमजोर था। तो कोरोना का भी जो थर्ड वेव आएगा वो शायद सबसे कमजोर रहे। आप अगर आंकड़ों पे ध्यान देंगे, डाटा पे, तो जो फर्स्ट वेव था कोरोना का, इसमें जो पीक आया था ये सितंबर महीने में आया था। सबसे ज्यादा मरीज जो रिकॉर्ड किए गए थे वो 16 सितंबर को रिकॉर्ड किए थे। ये 97,859 यानी लगभग 98,000 मरीज थे। उसके बाद से ये पीक डाउन हो गया और फरवरी का महीना जो था यहाँ पर ये पीक डाउन हो गया। उसके बाद मार्च से ये फिर पीक पकड़ने लगा और जो सेकेंड वेव आया अप्रैल महीने में, ये सबसे भयावह स्थिति हो गया। देखिए, ये सितंबर महीने का ग्राफ है, फिर डाउन हुआ है और फिर ये अप्रैल में उठने लगा। और 16 अप्रैल का जो डाटा है 2,34,943 केस, यानी लगभग 2,34,000 केस यहाँ पे आए हैं समय। तो इतना ज्यादा का चेंजिंग देखा गया है। अमेरिका ही है जो हम लोग से इतने तेजी से स्प्रेड के मामले में आगे है, वहां पे लगभग 3 लाख केसेज आए थे। विशेषज्ञों का माने तो जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, ये मई के महीने में इसका पीक आएगा और जब तक पीक आएगा पर डे हमारे यहाँ लगभग 3.5 लाख लोग मिलने लगेंगे। और ये जो मरीज मिलेंगे, ये ज्यादातर अब जो मरीज मिलेगा उसमें बच्चा और बूढ़े नहीं रहेंगे। मेन जो वर्किंग कैपेसिटी है, हमारे वर्किंग पीपल है, युवाओं में ये मिलेगा, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत है और जो बूढ़े हो गए हैं 40-45 से ऊपर है, उनका वैक्सीनेशन का काम हो गया है, उनके बचने की संभावना बहुत ज्यादा है।
तो अभी तो पीक नहीं आया, हम लोग पूरे दुनिया में टॉप करेंगे कोरोना में इतनी तेजी से फैलने के लिए यहाँ पर। और इस बार का जो कोरोना है ये बहुत ज्यादा लीथल यानी खतरनाक है। आप देखेंगे इतने ज्यादा भीड़ होने की वजह से हॉस्पिटल में बेड नहीं है। और रही बात गवर्नमेंट या प्रशासन की और पब्लिक की, तो ये लोग अभी उतने तैयार नहीं और बहुत हल्के में ले रहे हैं। पहले जब कोरोना आया था तो ट्रेन की बोगियों को काटकर कोरोना वार्ड बनाया जा रहा था। दिल्ली में डीआरडीओ ने अपना हॉस्पिटल बना दिया, राधा स्वामी सत्संग को बड़ा हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया था, हजारों करोड़ रुपए आए थे, जबकि उस समय 98,000 केस ही सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था। और यहाँ पर डे 2 लाख से ज्यादा मिल रहा है, फिर भी इतना एग्रेसिव रोल में कोई नहीं है। हॉस्पिटल में बेड्स कम है, बेड को तो गोली मारी है भाई। शमशान घाट में लाइन लगा के वहां लाशें जलाई जा रही हैं, वहां पर लाशों को रिकॉर्ड ना करे वहां पर बाउंड्री चलाई जा रही है। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि इसका मतलब इसका जो असर है या फिर इससे जो इन्फेक्शन है बाहर तक ना आए, इसलिए इसको किया जा रहा है। कब्रिस्तान का भी वही हाल है। इस बार जो मौतें हो रही हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इस बार सांस की समस्या वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है और ऑक्सीजन कहीं है ही नहीं है। वेंटिलेटर पे जितने मरीज पड़े हैं उनके लिए ऑक्सीजन मिलना बहुत ज्यादा दुर्लभ हो गया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जितना ऑक्सीजन है हॉस्पिटल्स में उसका 7 गुना ज्यादा डिमांड है। अब आप बताइए किसी चीज का 7 गुना डिमांड, यानी एक आदमी के लिए ऑक्सीजन है जबकि मरीज है 7, इसलिए और ज्यादा मर रहे हैं। इस वजह से जो ऑक्सीजन का काला बाजारी है, जो उसका प्राइस है वो बहुत बढ़ गया है, 9 गुना प्राइस बढ़ गया है। ब्लैक में ऑक्सीजन को बेचा जा रहा है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो इतना इसेंशियल था, हॉस्पिटल देखिए भारत में जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसका 15% ही हॉस्पिटल को दिया जाता है, उसका 15% ही जरूरत हॉस्पिटल को पड़ता था, जो एनफ था। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की बहुत कमी देखी गई थी, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन 85% जो ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन की ज्यादातर खपत इंडस्ट्रीज में की जाती है जो गैसियस फॉर्म में रहता है। तो ज्यादातर ऑक्सीजन तो ये इंडस्ट्री वाले लेके चले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए भाई? देखिए अभी ऑक्सीजन की जो खपत है उसको बाकी जगहों से रोककर हॉस्पिटल को सप्लाई दिया जाए। जैसे वेल्डिंग में देखेंगे तो ऑक्सीजन का यूज ज्यादा हो जाता है वेल्डिंग को जोड़ने वगैरह के लिए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि जो एसिटिलीन वेल्डिंग किया जाता है तो उसमें जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वो किस कलर का रहता है? ब्लैक कलर का रहता है। रेलवे ग्रुप डी वाले लोग ये सब साइंस में क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर जो जितना वेल्डिंग वर्क हो रहा है इंडिया में, एसिटिलीन वगैरह की वेल्डिंग, वहां ऑक्सीजन की खपत जाती है। तो फिलहाल उनको 10-15 दिन के लिए उस चीज को थोड़ा धीमा करना चाहिए ताकि वहां से ऑक्सीजन को लाया जा सके। जो माइनिंग होती है, सुरंगें खोदी जाती हैं, खास करके कोयले की सुरंग बहुत गहरी होती है। अब उस गहराई में ऑक्सीजन नहीं होता है तो बड़े बड़े ऑक्सीजन के पाइप्स वगैरह भेजे जाते हैं ताकि अंदर जो माइनिंग हो रही है उसमें मजदूरों को ऑक्सीजन मिल सके। तो जब तक कोरोना हाई पीक पर है, इन मजदूरों को भी भैया हटाइए, कम से कम वहां ऑक्सीजन दीजिए ना। 10 दिन कोयला लेट से भी निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। बाहर जितना कोयला है वो इंडस्ट्रीज को चला लेंगे, क्योंकि इस महामारी में हर चीज को स्लो डाउन हुआ है तो ऑक्सीजन पे ही ज्यादा तो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं हम लोग अपना ऑक्सीजन। 85% ऑक्सीजन ही कोयला खदान इत्यादि में भेजे हैं, वहां मरीज मर रहा है ऑक्सीजन की कमी से। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है तो स्टील उद्योग। स्टील के कारखाने में बड़े बड़े भट्टियां होती हैं जिन्हें हम लोग फर्नेस कहते हैं। इन फर्नेस को चलाने के लिए इतना आग लगता है, सोचिए इतना भयानक आग होता है कि लोहा पिघला देता है। लोहा, स्टील, एल्युमिनियम पूरा पिघल जाते हैं, तब ना उनसे जो जो चीज चलाना है। अब आपको पता है कि आग लगाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकता है। तो इनमें ऑक्सीजन की इतनी खपत होती है कि इन स्टील उद्योग से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। ऑटोमोबाइल उद्योग है जो इसमें कटिंग वेल्डिंग के लिए होता है, वहां ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि पिछले बार में स्टील कंपनियों ने, जिसमें रतन टाटा की टाटा स्टील, जिंदल स्टील ने बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई दिया था। इस बार भी सरकार को यह कोशिश करना चाहिए कि जो 85% इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उन्हें हम लोग को यहाँ हॉस्पिटल की ओर सप्लाई देना चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट को इस्मा एक्ट को तुरंत लागू करना चाहिए। देखिए इस्मा एक कानून है, 1968 में इसे लाया गया था। इसका पूरा नाम होता है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। इस कानून में यह कहा गया है कि जब कभी भी एस्मा किसी चीज पर लागू हो जाएगा तो उस डिपार्टमेंट के लोग हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। अगर हड़ताल पर चले गए तो उन्हें बिना वारंट, बिना एफआईआर उनको जेल में डाल दिया जाएगा, नौकरी भी चली जाएगी, 6 महीना जेल भी हो जाएगा। एस्मा लगाने की सूचना अखबारों से दे दी जाती है। देखिए एस्मा लगाना जरूरी भी है, क्योंकि जिनके पेशेंट मर रहे हैं तो बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो डॉक्टरों से बदसलूकी कर दे रहे हैं।
या बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां सैलरी नहीं मिली है डॉक्टर और नर्स को। अगर ऐसे में ये डॉक्टर और नर्स छुट्टी पे चले जाए या हड़ताल कर दे, या ऑक्सीजन सिलेंडर में है, जैसे आपको याद होगा गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की घटना, ऑक्सीजन वाले को पैसे की पेमेंट नहीं थी तो ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दिया था, जिससे कि बहुत सारे लड़के मर गए थे, छोटे बच्चे। तो एस्मा एक्ट लगने के बाद ऐसा कोई नहीं कर सकता, अगर ऐसा करता है तो दंडनीय अपराध हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को भी अब जहां जहां खतरनाक एरिया है वहां एस्मा एक्ट को लगाना चाहिए, ताकि ऐसी कोई घटना न हो, कोई भी वहां छुट्टी पे न जा सके, क्योंकि अभी के वक्त में डॉक्टर, ऑक्सीजन की सप्लाई वाले हैं, इन लोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब गवर्नमेंट को कौन सलाह दे? हम जाके बोलेंगे? इनको कहा जाने कौन सलाह दे दिया मोदी जी को कि रेडियो पे आके बोल रहे हैं कि लड़का लोग एग्जाम में सबसे पहले जो खतरनाक क्वेश्चन होता है, टफ क्वेश्चन, उसको सॉल्व करो। भैया माथा पगला गया, जिंदगी भर हम लोग यही पढ़ाए लोग कि पहले आसान क्वेश्चन को सॉल्व करो ताकि मेंटलिटी प्रेशर कम हो जाएगा, तुमको भी रिलीफ मिलेगा। भैया आधा क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए। अब इनको पता नहीं कौन सलाह दिया। आपको ही पता है कि प्रधानमंत्री जो भी बात बोलते हैं उन्हें कोई सलाह देता है, वो बताता है तभी वो बोलते हैं। ये पता नहीं किसको किसको सलाह देने में रखे। अब सारा लड़का, टीचर परेशान है, हमसे कई टीचर फोन करेंगे, बताइए ना सर, हम लोग तो लड़का को ही पढ़ाएं, आप ही कुछ बोलिए। स्टूडेंट हम लोग को कहता है कि सर आप तो हमेशा यही समझाएं, और वही होता भी है। अगर कोई लड़का अगर सोचेगा कि पहले टफ क्वेश्चन कर दे तो गारंटी फेल होके आएगा। तब इनको कौन सलाह दे रहा है? हम क्या बताएं? मोदी जी आप इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को हॉस्पिटल में भेजिए, इसमें एक लगाइए। हम लोग का बात ना मानेंगे तो हम क्या करें भाई, हम तो पढ़ाएंगे। देखिए हम लोग की भी लापरवाही है। कोरोना को फैलने में सेकेंड वेव में, फर्स्ट फेज में तो चाइना जिम्मेदार था, हम लोग जानकार नहीं थे, लेकिन सेकेंड फेज के लिए पूरी तरह हम ही जिम्मेदार हैं। शादियों में खूब धूमधाम से पार्टियां चलने लगी, लोग सड़कों पर इधर उधर बिना मास्क के पहनने लगे, घूमने लगे, खुद पुलिस वालों से उलझने लगे, आपका मास्क कहाँ है, ये कहाँ है। सड़कों पे वैसे ही भीड़ भाड़ हो गई। चुनावी रैलियों को तो छोड़ दिए, बस वगैरह में तो जो पहले तरह थी लोग भूल गए। लोग कहाँ कोरोना है, कोरोना से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जो गधा ये बोलता है कि कोरोना से कुछ नहीं होता, उसको पकड़ के कोरोना वार्ड में घुसा देना चाहिए जहां कोरोना का मरीज है। देखिए उसे थोड़ा देख के मर जाएगा, कितना बुरा हाल है कोरोना का यहाँ पर। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। और कुछ तथाकथित राजनीतिक लोग में भी देखिए, उत्तराखंड में जो कुंभ हुआ, यहाँ पर महामंडलेश्वर जी की मृत्यु हो गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत ही योग्य साधु संत थे वो लोग। तो इनमें आप देखेंगे लगभग 60 से 70 साधुओं को कोरोना हो गया। लगभग 500 से ज्यादा वहां पे जो पर्यटक गए थे लोग वहां पे, उन्हें कोरोना हो गया। तो इस पे भी थोड़ा सा लगाम लगा देना चाहिए। अब मीडिया वाले पूछने लगे, सब देखिए मीडिया का तो सब काम है सवाल पूछना, इन लोग से पूछने लगे कि भैया ये कुंभ में इतना भीड़ क्यों लगा रहे हैं। इस आप कहीं भी धार्मिक जाइए, धर्म किसी बंधन का मोहताज नहीं होता है। इन लोग का लॉजिक देखिएगा उत्तराखंड गवर्नमेंट का। तो इनका कहना है कि कोरोना खुले में, कुंभ का मेला खुले में हो रहा है, खुले में कोरोना थोड़ी फैलता है। अरे भाई साहब, तो भारत की जितनी सड़कें हैं ना, सारी सड़कें खुली हुई हैं। खुले में कोरोना नहीं होता है तो सड़कों पे लॉकडाउन की क्या जरूरत है? सड़कों पे भी खुला छोड़ दिया जाए। भाई देखो कहीं पे भी, पिछली बार भी देखिए हमारे बिहार और झारखंड में जो सावन का महीना आता है तो कांवड़ यात्रा जो जाते हैं लोग बोल बम में, इतना भव्य यात्रा निकलती है। लेकिन पिछली बार कोरोना की वजह से नहीं निकली थी। तो शंकर जी को भी पता है कि भाई हमारे श्रद्धालुओं में भी थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, तो आप सब सुरक्षित रहें, हम रहेंगे तो सब कुछ रहेगा। अब देश बनता है वहां के लोगों से, ऐसे कोरोना फैल जाएगा तो इससे कोई फायदा नहीं। जो बाकी का असर था वो बंगाल चुनाव कर दिया। अभी हमारे राहुल बाबा हैं, दीदी जी हैं, ममता बनर्जी, हमारे अमित शाह जी हैं, ये मोदी जी हैं, इनमें किसी का आप मास्क नहीं देखेंगे। भाई ये भी एक आधा जगह तो यो मास्क लगा घूमती, आधा यो नहीं घूमती। तो जो चुनाव है आप देखेंगे मीडिया भी महाराष्ट्र को कवर करेगा, वहां कोरोना है, मध्य प्रदेश में कोरोना है, राजस्थान में, बंगाल में कोरोना का ग्राफ नहीं दिखा जाएगा। जबकि ये इलेक्शन खत्म होगा, इतना भयानक कोरोना यहाँ आएगा 30 तारीख तक में, अप्रैल के बाद, अप्रैल में बंगाल का चुनाव खत्म होगा। उसके बाद सबको याद आएगा लॉकडाउन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग। देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी सोशल डिस्टेंसिंग को देखिए, यही 3 बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ लड़ रही हैं लोग, इन लोग का सोशल डिस्टेंसिंग देखिए, धज्जी उड़ा दिया गया सोशल डिस्टेंसिंग का। भारत सरकार को ब्रिटेन मॉडल को अपनाना चाहिए। ब्रिटेन में कोरोना का जो वेव है, सेकेंड वेव, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उस वेव से वो ब्रिटेन ने क्या किया कि उसने पूरे देश में लॉकडाउन नहीं किया। उसने देखा कि जिस एरिया में कोरोना के ज्यादा मरीज मिल रहे हैं उस मोहल्ले को 100% लॉकडाउन कर दिया, कोई नहीं निकल सकता है। पूरी तरह से कंटोनमेंट जोन बनाया, 100%। वहां पुलिस उतार दिया चारों ओर से, इधर के लोग आ नहीं सकते, वहीं खाना वाना पहुंचा दिया। तो जगह जगह ऐसे करके कंटोनमेंट जोन बना दिया। इससे क्या है कि जिसका रोजगार चल रहा है वो भी ठीक है, और जो कंटोनमेंट जोन है वहां पे जब तक कंटोनमेंट से खत्म नहीं होता है तब तक ठीक नहीं, उस एरिया को नहीं छोड़ा जाता है। तो भारत सरकार को भी यही नियम अपनाने चाहिए। दूसरा, ब्रिटेन ने वैक्सीनेशन को बहुत तेज किया और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत ही धीमा चल रहा है।
उल्टे से वैक्सीनेशन हमारे यहाँ धीमा चल रहा है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, उस पे से वैक्सीन को बाहर निर्यात किया जा रहा है। भाई इतना वैक्सीन अभी भारत में नहीं है कि निर्यात किया जाए, खुद के हाथ जला के दूसरे का कोई मदद नहीं करता है यहाँ पर वैक्सीनेशन। और रही बात भारत में, तो आधा लोग तो वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। लोग कुछ कर अरे भाई एक से एक आदमी को देखे, एक मेरी मम्मी को आके कह रहा था कि आप वैक्सीन लगा दीजिए तो किडनी खराब हो जाएगी। अरे भाई साहब, ये वैक्सीन फेफड़ा को बचाने के लिए, कोरोना फेफड़ा को अटैक करता है, किडनी से इसको क्या मतलब है वहां पे? तो ऐसी भ्रांतियां भी फैली है। तो वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। हम गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि वैक्सीन प्राइवेट को भी उपलब्ध कराइए, ऐसे सेंटर्स बनाइए जहां पे वो लोग भी आगे बढ़े ताकि वैक्सीनेशन तेजी से हो सके। आप गवर्नमेंट को भी कहते हैं हाथ जोड़ के कि कुछ ऐसे वैक्सीन कह दीजिए हम लोग से कि भैया आप एक काम कीजिए, जैसे जो सक्षम है, जैसे हमको गवर्नमेंट कह देगी कि खान सर आप हमको इतने पैसे दे दीजिए, हमसे वैक्सीन ले लीजिए, तो हम उनको जितना पैसे दे के वैक्सीन ले लेंगे और हमारे जो स्टूडेंट है कम से कम हम उनको तो लगा सकते हैं। कुछ जिम्मेदारी दूसरे को दिया जा सकता है ताकि जो पैसा दे के ले ले, तेजी से होगा। हर चीज अगर केवल गवर्नमेंट करने लगेगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट कहीं कसम नहीं छोड़ी है वैक्सीनेशन में तो गवर्नमेंट बहुत तेजी से कर रही है, नो डाउट। अब कुछ लोग को ऐसा लग रहा है कि जवान लोगों को अलग वैक्सीन लगेगा, बूढ़े लोग को अलग लगेगा। अरे भैया वैक्सीन एक के है, कैटेगरी इसलिए कर रहा है कि एक साथ भीड़ मत लग जाए, सारे लोग मत चलाए लो। एक ये भी गड़बड़ है हमारे कोरोना का, हमारे अर्थव्यवस्था पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस कोरोना ने जो अमीर थे उनको एकदम अमीर बना दिया, जो गरीब थे उनको एकदम दरिद्र बना दिया। इस कोरोना में सबसे ज्यादा अगर कोई पिसा है तो बेचारा मिडिल क्लास का आदमी पिसा है। गरीब व्यक्ति का तबका का था तो उसे समाज को भी एक सहानुभूति थी कि नहीं हमें इनकी मदद करना है। बेचारा मिडिल क्लास वाला किसी से रो भी नहीं सकता है, मांग भी नहीं पा रहा था। मिडिल क्लास को इतनी क्षति पहुंची है कि 5 से 7 साल लग जाएगा वो अपनी क्षति पूर्ति करते वक्त। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ब्यूटी पार्लर, जिम हो गया, सिनेमा घर हो गया, कोचिंग हो गए, ट्यूशन हो गए, स्कूल हो गए, ये सारे चीज जो है इतनी बुरी तरह प्रभावित हो गए। कई होटल वाले लोग को तो देखते बेचारा उस सबको रेंट तक नहीं आ रहा। क्या कीजिएगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है यहाँ पे। स्टूडेंट्स लोग का पढ़ाई वगैरह भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ है वहां पर। अब पढ़ाई का मान के चलिए ऑनलाइन वो लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सा पिछली बार लॉकडाउन में कई स्टूडेंट मेरे पास आया था कि सर लॉकडाउन में थे, मकान मालिक पैसा मांग रहा था, हम लोग कहां से देते, तो हम लोग का सामान फेंक दिया, उसी में हम लोग का ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट ये सब था। तो भाई साहब इस बार जितने स्टूडेंट हैं अपना जरूरी चीज अपने लॉज में मत रखिएगा, वरना पता नहीं किसका दिमाग कैसा घूमेगा, कोई नहीं जानता है। क्योंकि आज का जो समाज है, आजकल कोई आपके व्यवहार को नहीं देखता है, इंसानियत कोई नहीं देख रहे हैं। आज के वक्त में लोग होठ की नहीं नोट की भाषा सुनते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को भी कहते हैं कि अपने लॉज वगैरह में बहुत कीमती चीज मत रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि लॉकडाउन कब कितना लगेगा, ये सेकंड फेज फर्स्ट फेज से ज्यादा खतरनाक है। आप जहां रहिएगा वहां सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए। हम अगर सुधार करेंगे, खुद का बचाव करेंगे तो ज्यादा बेटर है। कोरोना बहुत ही खतरनाक है जो सेकंड फेज का है। और तो वीडियो जो था इसमें मेरे ख्याल से वो अगर आप देखें तो वो कोशिश कर रहे हैं इस बात की अवेयरनेस लाने के लिए कि वेव 2 जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो सही है, वेव 2 ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और वेव 1 में जो कह रहे हैं जैसे पैनिक किया गया था, वैसी अवेयरनेस वेव 2 में भी आनी चाहिए। तो वो ठीक बात है, वेव 2 में ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। मगर अब हुआ क्या है कि क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी जहां पे जो लोग ही हैं थोड़े रिलैक्स हो गए थे, उनको लगा था चलिए अब डूब रहा है, तो सडनली से ये शॉक लगा है लोगों को। और अब जो है फिर मतलब लोगों को डर बैठ रहा है और जो वायरस है वो इतना स्ट्रॉन्ग निकला है कि पहले से भी खतरनाक हुआ। पहले लोग बोलते थे चलिए आएगा, थोड़े थोड़े लोग बीमार, अब लोग जो है बीमार ज्यादा हो रहे हैं और यंगर लोग बीमार हो रहे हैं। तो नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल ओवरवेल्म हो रहे हैं, हॉस्पिटल में हम नहीं जा पा रहे, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है वेंटिलेटर्स के लिए, और जिनकी डेथ हो रही है उनकी बॉडीज आप जला नहीं पा रहे या दफना नहीं पा रहे। तो उससे पूरा सिस्टम टेंस हो गया है। गवर्नमेंट की मैंने न्यूज सुनी थी जिसमें कहा गया था कि अब जो है ऑक्सीजन यूज नहीं होगी, कमर्शियल पर्पसेस के लिए इसी काम के लिए यूज होगी। जो इमरजेंसी के लिए बोल रहे हैं वो मेरे ख्याल से वो भी गवर्नमेंट जल्दी कर देगी। मगर गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, इकोनॉमी को भी देखना पड़ता है। अब इलेक्शंस बीच में चल रहे हैं, सडनली बीच में रोके नहीं जा सकते उन्होंने, मगर गवर्नमेंट ट्राई करी इलेक्शन कमीशन को बोल के कि जल्दी जल्दी खत्म हो सके, तो वो अच्छा इफेक्ट किया है। और दूसरा जो ये बात कह रहे हैं कि
कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन की, ये पैसे से खरीदनी अलाउड नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो वैक्सीन खरीद ले। ऐसी फिर तो सारे लोगों को लगा तो फिर तो सारे अमीर लगा के बैठ जाएंगे और साधारण इंसान नहीं, और लेके फिर तुम किसी और को ज्यादा पैसों में बेचने लग ब्लैक मार्केट बन जाएगी। तो वो तो बहुत, इसलिए मेरे ख्याल से जो अभी सिस्टम है वो सही सिस्टम है कि गवर्नमेंट आप रजिस्टर करिए, गवर्नमेंट आपको डिस्पेंस करेगी और आपको लाइन में लगना पड़ेगा। आपकी एज के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ जाएगा। एज की है, फर्क नहीं पड़ता आपका क्या रिलीजन है, आपके गरीब है अमीर है, फर्क नहीं पड़ता, एज है, एज के हिसाब से वो आपको देंगे। तो बहुत अच्छा किया। तो वो सब ठीक है। और डेफिनेटली जैसे कह रहे थे कि पहले हर कोई जो भी आप जैसे कुंभ मेला हुआ था और जैसे अभी हो रहा है और जैसे आप वेस्ट बंगाल इलेक्शंस हो रहे हैं, लोगों को वाकई लगा था कि ये खत्म हो गया पॉइंट। उसके बाद डबल म्यूटेंट की न्यूज आई है, डबल म्यूटेंट के बाद अब खतरनाक अटैक हो गया। तो काफी अब जो है रिएक्शन गवर्नमेंट का चालू हुआ है। और कोरोना वायरस अगर अब पहले पता होता कि सेकेंड वेव आएगी, अब ये स्पेक्यूलेशन है कि स्पेनिश फ्लू में आता तो अब भी आएगा, ऐसा नहीं होता लाइफ में। ठीक है, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, मगर गारंटी नहीं है कि अगर पहले कभी 100 साल पहले कुछ हुआ तो आया तो वही पैटर्न होगा। 100 साल में तो बहुत कुछ चेंज होता है, पैटर्न प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। और उसीलिए इंडिया ने जब देखा कि देखिए हम इतनी जबरदस्त वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी खुद की रिक्वायरमेंट कम है वेव 1 में, तो जो रिमेनिंग वैक्सीन है उसको पूरे वर्ल्ड में देते हैं, वर्ल्ड का भला हो जाएगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप बोल रहे हैं देखिए मेरी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं, तो ज्यादा प्रोड्यूस करके पूरे वर्ल्ड को देता हूं, खुशहाली करता हूं पूरे वर्ल्ड के लिए। बहुत अच्छी बात थी, अच्छा ही कर उस वक्त किसको पता था कि सेकंड वेव आएगी। अब जब सेकंड वेव आई है तो क्या डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने कि एक्सपोर्ट इमीडिएटली बंद हो जाए। बिल्कुल ठीक किया, एक्सपोर्ट बंद कर दिया, एक्सपोर्ट बंद कर दिया, प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात हो रही है। अब जो है गवर्नमेंट कह रही है कि सिर्फ 3-4 कंपनियां बनाती थी, अब ज्यादा कंपनियां बनाएंगी। स्पुतनिक रशिया से बोल दिया कि स्पुतनिक आ जाए, यूएसए से बोल रहे हैं फाइजर मॉडर्ना आ जाए। तो अब जो है गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं बेस्ड ऑन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। जब जैसे ही सिचुएशन चेंज हुई है तो हमारा रिएक्शन हो रहा है। कोई बंदा फोरकास्ट नहीं कर सकता था कि कितनी स्ट्रांग होगी वेव 2। यूएसए में भी लोगों को पता नहीं था वेव 2 आएगी, राइट। वेव 2 धीरे धीरे आ रही है, मगर ये था कि यूएसए ने प्लान बना रहा था कि वैक्सीनेशन जल्दी करेंगे, तो अपने स्केड्यूल से चल रहे हैं वैक्सीनेशन में। वहां पे क्यों ओके चलता है? क्योंकि पॉपुलेशन कम है, इशू पॉपुलेशन का है, राइट। 1/3 पॉपुलेशन है यूएसए की, यूएसए से 3 गुना इंडिया की पॉपुलेशन है। तो प्रॉब्लम पॉपुलेशन की वजह से, स्पीड से नहीं। वैक्सीनेशन इंडिया में भी बहुत तेजी से बन रही है, मगर पॉपुलेशन, किसी को पता नहीं था कि इतनी सारी पॉपुलेशन को एक इकट्ठे ही नीड आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अच्छे स्टेप्स कर रही है। अब देखेंगे आगे क्या होता है। जल्दी जल्दी जो है इलेक्शंस खत्म करने पड़ेंगे, कुंभ मेला खत्म होना पड़ेगा, लोगों को बोलना पड़ेगा कि इलेक्शंस तो डिफरेंट नीड है, मगर कुंभ मेला को तो बोलना चाहिए, सिंबॉलिक होना चाहिए। वो भी न्यूज आ चुकी है, लोगों को अपने घर जाना चाहिए। आप खुद रिस्पॉन्सिबल होइए, आप खुद मास्क पहनिए, आप खुद देखिए कि आप बाहर ना जाइए। लोग क्या इधर करते हैं, आप बाहर देखिए दुकानों में अगर लोग घूम रहे हैं तो लोगों को नहीं करना चाहिए। तो जो भी था, मेरे क्या कहूंगा इस वीडियो में इन्होंने पॉजिटिविटी में देख के कहूंगा कि इन्होंने अवेयरनेस प्रोड्यूस करने की कोशिश की है, तो अच्छी बात है। तो यस फ्रेंड्स, स्टे सेफ। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।